Good morning, students. I am Prashant Kumar. Today we will study a third chapter of your class 11 accountancy subject, and the chapter name is Accounting Principles. ये चैप्टर हमारी अकाउंटिंग बुक का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में अब दो वर्ड नाम आए हैं, अकाउंटिंग और प्रिंसिपल। अकाउंटिंग मीन्स वॉट एवर बिजनेस वी हैव डन, जो भी हम बिजनेस करते हैं उस बिजनेस की डिटेल, कितने का गुड्स खरीदा, कितने का बेचा, कितनी सैलरी हो गई, कितना एक्सपेंस हो गया, उन सबको जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल रेफर्स टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस on which we have to prepare those record which related to business। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब जो भी हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस रिकॉर्ड करने के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसी रूल्स, उसी गाइडलाइंस इशूड बाय द वर्ल्ड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको हमने नाम दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो व्हाट एवर ट्रांजैक्शन वी हैव डन मस्ट बी ओबे द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग issued by in India the Institute of Chartered Accountant of India. This also known as constitute the theory. Now, meaning of accounting principles. Unlike in the past, when accounting statements were largely needed by the proprietors, these days the accounting statements are needed by various parties who have vested interest in the business, namely proprietors, investors, creditors, government, and many others. It means जैसे जैसे हमारे बिजनेस का साइज बढ़ता चला गया, जैसे जैसे हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स भी बढ़ते चले गए। ये यूजर्स हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े थे जिसमें इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स थे। तो जहां भी बिजनेस होता है उन सब में एक ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो करना जिनका जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गाप एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स गाप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेवलप करे गए हैं। और इससे ये है कि दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड by accountant all over the world as general guidelines for preparing the accounting statements. These principles have developed over a course of period from usage, reason, common experience, historicals, precedents, statement of individuals. Now what is the nature of accounting principles? In accounting principles का nature क्या है? इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये जो बनाए गए हैं यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स पे बनाए गए हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए गए हैं, मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं। मैन मेड, इसको गॉड ने नहीं बनाया, नेचुरल नहीं है। दीज प्रिंसिपल्स मेड बाय मैन एंड ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड। These are not static, ये स्टैटिक नहीं है, इसको हम अपने हिसाब से अगर हमें जरूरत है तो इसको चेंज कर सकते हैं। These must be related to relevance, जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड होने चाहिए, हमारे बिजनेस की ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड होने चाहिए, और फीजेबल, फीजे मीन्स प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि बिजनेस हमारा छोटा है और छोटे बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉस्टली हो। नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नीड मीन्स फॉर कंपैरिजन, जिससे हम कंपैरिजन कर सकें।
Now, what are the kinds of principles? So, these principles are separate divided as accounting concept or assumptions. Accounting concept का मतलब in order to make the accounting language convey the same meaning to all people and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement. इसका मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल होने के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जिससे लोग अकाउंटेंट आसानी से समझ सकें, उसको एक नाम दिया गया है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. कुछ स्टैंडर्ड हैं, जैसे स्टैंडर्ड होते हैं अपडेट, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं वो अपडेट मांगता है, ऐसे ही जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS1, इसमें 3 है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट. उसके बाद कुछ दूसरे हैं जिसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दैट टॉपिक ऑफ गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मीन्स, गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बिजनेस का जो पीरियड है वो ऐसा नहीं होता कि 1 साल बाद 2 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगा. मेंबर्स कैन चेंज, members can admitted, old members can take retirement, but the existence of business is based on going concern concept. गोइंग कंसर्न का मतलब अगर हमारे बिजनेस में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज प्रॉपर चल रही हैं, हमारा बिजनेस जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ पे उनको फॉलो कर रहा है, तो हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है. गोइंग कंसर्न का मतलब कि बिजनेस का कोई ऐसा टाइम नहीं है जिससे हम कह सकें कि हमारा बिजनेस सिर्फ इतने टाइम के लिए है. अगर कोई ऐसा होता है तो हम उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी का मतलब एक रूपता. जो भी हम अपने अकाउंट्स वगैरह बनाएं, चाहे वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स हो, चाहे वो स्टॉक वैल्यू करने के मेथड हो, डेट मस्ट बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल हमने अकाउंट्स डिफरेंट मेथड पे बना लिए, अगली बार डिफरेंट मेथड पे बना लिए. तो जो भी हम अपने रूल्स को फॉलो करें, डेट मस्ट हैव द फीचर्स ऑफ कंसिस्टेंट. उसमें कंसिस्टेंट की फीलिंग होनी चाहिए. डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वी विल फॉलो डबल एंट्री. इफ वी फॉलोड सिंगल एंट्री तो मस्ट बी फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री, बट द सेम थिंग अगेन आई एम टेलिंग दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट. हम जिस चीज को भी फॉलो करें, नो प्रॉब्लम, वॉट एवर system you want to follow it, but in that system you must have the concept of consistency. Next one, accrual concept. Accrual concept means there are two bases of accounting. Accounting के दो basis होते हैं, cash basis, accrual basis. So accrual means whether the cash is received or not, whether we have paid in cash or not, both things we have to consider it. चाहे हमने पैसा किसी को दिया या नहीं दिया, चाहे हमें पैसा किसी से मिला या नहीं मिला, बट डेट इज एक्रूड, जो जनरेट हो गया है, वो दोनों चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है. डेट इज कॉल्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस मीन्स व्यापार, एंटिटी का मतलब हमारी आइडेंटिटी, यानी कि बिजनेस की जो एंटिटी है डेट शुड बी डिफरेंट. बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ मस्ट हैव अ सेपरेट एंटिटी. ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स. मतलब हर किसी पर्सन का एक अपना डिफरेंट
एक्सिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल की अगर बात करते हैं, एक स्कूल में टॉप लेवल से बात करें, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स, अकाउंट सेक्शन का स्टाफ, फोर्थ क्लास का स्टाफ, तो इन सब की एंटिटी अपनी सेपरेट होनी चाहिए और हर किसी को अपने वर्क के बारे में पता होना चाहिए। If a businessman started money in the business, that must having for interest on capital, अगर किसी बिजनेसमैन ने पैसा लगा रखा है तो उस पैसे का इंटरेस्ट लेने का वो एंटाइटल है। इसी तरीके से अगर बिजनेसमैन ने कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल रखा है, उस निकाले हुए पैसे को भी इंटरेस्ट देने का वो उसका एंटाइटल है। मतलब हमें ये मान के चलना चाहिए कि बिजनेस, व्यापार और व्यापारी, व्यापार हो गया बिजनेस और व्यापारी हो गया बिजनेसमैन। हालांकि बिना व्यापारी के व्यापार नहीं चल सकता, लेकिन तब भी हमें दोनों को सेपरेट, अलग अलग एक उनकी एंटिटी का नाम देना चाहिए। नेक्स्ट, मनी मेजर कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट मीन्स हम अकाउंट्स की बुक्स में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिनका जो मॉनेटरी टर्म्स में है। इसका मतलब 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 5,000 का गुड्स सोल्ड कर दिया, 2,000 वर्कर की सैलरी दे दी, तो वो चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे जिनका जो कॉन्सेप्ट है वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव का मतलब बिजनेसमैन की ऑनेस्टी, बिजनेसमैन की रेपुटेशन, मार्केट में बिजनेस की इमेज, बिजनेसमैन की क्वालिफिकेशन, दीज मस्ट बी नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक्स में हम वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए, जिनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अनदर वन, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एक क्लास से हम दूसरी क्लास में आते हैं, उसका एक टाइम होता है अप्रैल टू मार्च। अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होता है और मार्च तक, जनरली मार्च में हमारे एग्जाम होते हैं, हम नई क्लास में पहुंच जाते हैं। तरीके से जो भी हमारे बिजनेस के अकाउंट्स बनाने का एक टाइम होना चाहिए, वो भी एक इसी तरीके का टाइम होना चाहिए, उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। We have to prepare our accounts on yearly basis, and yearly basis must be divided for a period of 12 months. That 12 month एक पीरियड होना चाहिए जो भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं, और वो पीरियड कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक ईयर अगर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है, नेक्स्ट वाला भी सेम होना चाहिए। वो बात अलग है कि हम जनवरी वाला फॉलो कर सकते हैं, मार्च वाला फॉलो कर सकते हैं, जून वाला फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा पीरियड है डेट मस्ट बी फिक्स्ड। एंड आवर बुक्स ऑल्सो मेंटेन ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे भी हम अपने बिजनेस का कंक्लूजन्स वगैरह ड्रॉन करना चाहिए। इट मीन्स अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अनदर वन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब बिजनेस क्यों करा जाता है। बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। ऑल हैव नोज इट मीन्स जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस है या वो बड़ा बिजनेस है, उसका जो मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव का मतलब अगर हमने गुड्स 2 लाख का खरीदा है और हमें वो 3 लाख का बेचना है, भाई 2 लाख का सामान खरीदा और उस खरीदे हुए सामान को हमें 3 लाख में बेचना है, तो डिफरेंस 1 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने सामान खरीदा वो सारा का सारा सामान बिक जाए हमारा सामान। तो हमें जो अभी हमारा अनसोल्ड गुड्स है, जो अभी सोल्ड नहीं हुआ है, उसको जो हम अपनी बुक्स में रखेंगे
बेचने वाली कीमत के हिसाब से नहीं रखेंगे, हम उसे उस कीमत पे रखेंगे जिसमें हमने उसको खरीदा है। इससे क्या फायदा होगा? सपोज करो हमने उसको बेचने वाली कीमत पे रख लिया और सामान हमारा बिका नहीं है, तो हमारी बुक्स में प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन हम प्रॉफिट जब मानेंगे अपने बिजनेस का, जब हमारा बिजनेस का गुड्स सोल्ड हो गया। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। इट मीन्स मार्केट प्राइस और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लीस्ट, खरीदे हुआ सामान या उसकी बाजार की कीमत, जो भी दोनों में से वैल्यू कम है, उस कम वाली कीमत पे हमें वो सामान रखना है। नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दिस बुक इज फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं, इसका जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस हम अकाउंट्स की बुक्स में रखते हैं, टू साइड इफेक्ट होते हैं। डबल एंट्री का मतलब डबल एंट्री, दो बार लिखना। जो भी हमारा अकाउंट्स होते हैं उसको हम टू साइड में लिखते हैं, उसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये टू साइड हमारे कहां से आए हैं? ये टू साइड है डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में किसी भी तरीके का, चाहे वो बहुत छोटा ट्रांजैक्शन हो या बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन में डुअल एस्पेक्ट होता है। एक साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और अनदर साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। तो वी मस्ट रिकॉर्ड डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड बोथ। नाउ हाउ दीज साइड्स हैव केम? वी हैव बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में पूरे साल का हमारा लेखा जोखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो एनुअल में जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है उसमें पूरे साल की डिटेल होती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज में उसने पार्टिसिपेट करा है, कितनी उसकी अटेंडेंस है, हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने, ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, क्लास में उसकी क्या पोजीशन है। तो दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारे बिजनेस का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट साइड को कहते हैं डेबिट साइड और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। तो हमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में दोनों तरफ रिकॉर्ड करना है। और हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें ये देखना है कि हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स कमेंस बिजनेस विथ 20 लाख इन कैश एंड अ लोन ऑफ 5 लाख। एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, 20 लाख की उसमें कैपिटल है, 5 लाख का उसमें लोन है। तो उसका जो टोटल कैपिटल हो गई 20 + 5 25 हो गई, और जो टोटल उसका कैश हो गया उसके पास, वो भी 20 + 5 25 हो गया। इट मीन्स जो भी चीजें हैं हमें उसको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है। अनदर वन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन। इट मीन्स रेवेन्यू कहते हैं सेल को। जो भी सामान खरीदा जाता है उस सामान को बेचा जाता है, तो जो सामान हमने बेचा है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स द मनी रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन आफ्टर सेलिंग द गुड्स। गुड्स बेचने के बाद जितना भी पैसा बिजनेसमैन के पास आ रहा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो हम अकाउंट्स की बुक्स में रेवेन्यू को जब रिकॉर्ड करेंगे जब वो रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब वो कलेक्ट हो जाए या ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। इट मीन्स इन केस ऑफ सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। कि अगर हमने गुड्स इंस्टॉलमेंट के थ्रू बेचा है तो वो सेल हम उसको जब मानेंगे जब इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। इसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सो
today in this video we will study concept up to revenue recognition. Next we will in